कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग से अब तक 61 खानदानों के चिराग गुल हो चुके हैं, जबकि 77 अफराद ताहाल लापता हैं। सोग का सा समा है। 77 खानदान एक तरफ जो अपने प्यारों की दीद को तरस रहे हैं, 61 लोग जो इस हादसे के नतीजे में लुक़मा अजल बने हैं, उनके ख़ानदानों के घरों में भी सफ़े मातम बिछी हुई है। ज़िम्मेदार कौन है? तहकीकात होंगी तो मामलात सामने आएंगे, लेकिन अब तक होने वाली पेशरफ्त ये बताती है कि सूरत हाल कुछ यूँ थी कि एक दुकान के अंदर आग लगी और दुकान में लगने वाली आग तारों के ज़रिए से, तारों के रास्ते पूरे प्लाजे में देखते ही देखते फैल गई। लोगों ने इस प्लाजे से निकलने की कोशिश की, मगर दरवाजे जो खारजी रास्ता है वो बंद होने की वजह से लोग बाहर ना निकल सके, बर वक्त बाहर ना निकल सके और अंदर ही वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। डीसी साउथ ने इस हादसे से मुताल्लिक जो अब तक की पेशरफ्त हुई है उस पर कुछ बात की है। वो क्या कहते हैं, ज़रा सब झलक आपको दिखाता हूँ। जी, जो जहाँ इमारत इंटैक्ट खड़ी है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। कंप्लीट हमने सर्च ऑपरेशन कर लिया है। वहाँ पे जितना एक्सेस करना था हमने अब कर लिया है। अब सिर्फ वो हिस्सा रह गया है जिसके जो गिरे हुए हैं दोनों तरफ। जो भी ऑफिशियल वर्जन होगा हम आपको दे देंगे। गफलत किसकी है इसकी भी तफ्तीश करीब हम इंशाल्लाह उसको जल्द शेयर कर देंगे मीडिया के साथ। टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें 80 इंसानी जानों करीब जानें ज़ाया हुई हैं। हमारी बात हुई है उनके साथ, फॉरेंसिक टीम के साथ। वो कह रहे हैं कि हम DNA हो जाएगा टेस्टिंग। हम इतनी जल्दी ये बता के जान नहीं छुड़ा सकते अपनी कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। हमें बिल्कुल इसके तय तक जाना है। अगर खुदा ना खास्ता कोई जिम्मेदार हुआ उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। हर एंगल से इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। बहुत सारी रूमर्स इस वक्त भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं कि शायद बच्चे खेल रहे थे, खेलते हुए कोई आग लगी, आग भड़की और उसके बाद तारों के रास्ते पूरे प्लाजे में फैल गई। लेकिन एक और राज भी मुनकशफ होता है कि जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल था वो इतना नाकिस था कि कॉलम जो तैयार किए गए थे वो देखते ही देखते इस आग के नतीजे में इतने खस्ता हुए कि इमारत ही गिर गई। और अब जाहिर है उस इमारत की कंस्ट्रक्शन के ऊपर, उसके प्लान के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं, CDA की कारकर्दगी के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। इंस्पेक्शन क्यों नहीं हो सकी, ये भी तहकीकात में ही सामने आ सकेगा। लेकिन देखना तो ये भी है कि क्या गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात हो भी सकती हैं या नहीं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इतना बड़ा अलमनाक सानेहा रूनुमा हुआ शहर कायद के अंदर, वही शहर जो 70% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को देता है। ये वो शहर है जहाँ पर कभी टैंकर माफिया का राज होता है, किसी टैंकर के नीचे आके कोई बाप अपनी बेटी समेत ज़िंदगी की बाजी हार जाता है, कभी मैन होल के खुले होने से एक 4 साल का बच्चा दम तोड़ जाता है, माँ बैन करती रहती है, तो कभी फैक्ट्रियों में आतिशज़दगी होती है, यूँ आग लगती है। और वो लोग जो अपने रिस्क की तलाश की खातिर बाहर निकलते हैं, जिनके बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बाबा कब खिलौना लेके आएंगे, उनको क्या खबर होती है कि बाबा की लाश घर पहुंचेगी। और अब भी लोग अपने प्यारों की दीद को तरस रहे हैं। कोई तो हो जो बताए कि वो कहाँ गए, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। क्या ये सिक्योरिटी है, ये सेफ्टी है? डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जहाँ सिर्फ एक छोटे से अपार्टमेंट के ऊपर 4 फायर अलार्म्स लगे हुए होते हैं, इतने बड़े प्लाजे के ऊपर क्या कोई फायर अलार्म नहीं था? क्या कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था? अगर नहीं था तो जब आग लगी तो फायर टेंडर्स कहाँ थे? फायर बाउजर्स वाटर बाउजर्स कहाँ पर थे? आग बुझाने के आलात जो हैं, क्या इक्विप्ड नहीं थी ठीक तरीके से? इंतज़ामिया, ये भी अपनी जगह पर सवाल मौजूद है। लेकिन इस सब के बीच में इतने बड़े अलमनाक हादसे के ऊपर हो क्या रहा है? सियासत हो रही है। ईवान के इक़्तिदार में भी सियासत हो रही है। इस प्लाजे के बाहर खड़े होकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उससे भी सियासत की बू आती है। ज़ाहिर है एक स्टेटमेंट जो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दिया और 18th अमेंडमेंट से मुताल्लिक दिया, वो ऐसे लगा कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खा गया है। उसके साथ ही MQM ने भी जलती पे तेल डाला। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने 18वीं तरमीम से मुताल्लिक कहा था, उसी पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की है। राना सनाउल्लाह साहब उस मामले के ऊपर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं, ख्वाजा साहब का ये ज़ाती जो है वो स्टेटमेंट या नज़रिया हो सकता है। और साथ ही 18th अमेंडमेंट पर भी बात करते हैं। कराची में भी सियासत हो रही है और भरपूर सियासत हो रही है। MQM की जानिब से जो स्टेटमेंट्स दागे गए, MQM जो पहली ये कैंपेन कर रही है 18th अमेंडमेंट के ऊपर, कराची को इन पर्टिकुलर वो अलहदा सूबा बनाने की बात भी करते हैं। कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा मुस्तफ़ा कमाल साहब कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कराची को वफाक के हवाले करने की बात कर रहे हैं। उस पर जवाब शकवा भी है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा वो आपको दिखाता है। ये 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गया। 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। वफाक इंटरवीन करे, कराची को
आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। कितना और हम खून दें, कितने हादसा और हम बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने बच्चे और गटर में गिरें। अब ऐसे ताज्जुब यह है कि ये ऑपोजिशन बमुकाबला हुकूमत नहीं है, बल्कि हुकूमती रहनुमाई एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर बरसा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM इत्तहादी हैं। मरकज़ में इत्तहादी हुकूमत मौजूद है। ये तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन तीनों यूँ लगता है कि जैसे बाहम दस्तों गिरेबा हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो कहा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट का दिफा क्यों ना करे, वो उसूली मौक़िफ़ समझते हैं, 18th अमेंडमेंट को सूबाई खुद मुख्तारी समझते हैं और समझते हैं कि 18th अमेंडमेंट में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। भरपूर जवाब शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी दिया है, वो क्या कहते हैं ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। मुझे एक और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद जमातें जो हैं वो इस सिचुएशन को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं। ये वाकया किसी के साथ भी हो सकता था, ये वाकया मेरे साथ भी हो सकता था, किसी और के साथ भी हो सकता था। इस पे वहाँ पे लोगों को पहुँचा के इंतशार करना, इसको भी कैश करना, फिर इस पे पेड कैंपेनें चलाना। आज एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी 18वीं तरमीम ख़राब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। मेरा एक सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे? कराची गोल प्लाजा में लगने वाली आग पार्लियामान तक पहुंची और पार्लियामान में बहस 18th अमेंडमेंट पे हो रही है। यूं कि जैसे एक मौका मिल गया 18th अमेंडमेंट पर बात करने को। पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM इस पर तैयार बैठे थे। जहां अब 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, उसमें 18th अमेंडमेंट ही वो मामला है जो शायद इस तरमीम को आने से भी रोके हुए है। क्या इस तरमीम के ऊपर सवाल ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ में को तब्दीली ला सकती है? क्या पीपल्स पार्टी लचक दिखा सकती है? क्या पीपल्स पार्टी जो उसूली मौक़िफ़ रखती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टेक्स प्राइड इन इट कि उसने कंसेंसस के साथ 18th अमेंडमेंट की है, क्या अब भी वो 18th अमेंडमेंट को सहीफ़ा समझते हैं जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता, तब्दीली नहीं आ सकती? और फिर सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या MQM हो, वो अभी 18th अमेंडमेंट को लेकर सियासत क्यों कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इस मौके के ऊपर, इसको क्यों कैपिटलाइज करना चाहते हैं? वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खेलदास कोहिस्तानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, अभी गुल प्लाजा के में जाबाह खोने वालों के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है और हुकूमत को 18वीं तरमीम सूझ रही है, इज इट जस्टिफाइड? बहुत शुक्रिया। देखें, बात ये कि एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है कराची में, और ये गुल प्लाजा में जो कीमती जानें उसमें ज़ाया हुई है, बड़ा अरबों रुपए का नुकसान हुआ है मुआशी तौर पे भी। तो ज़ाहिर है जब इस किस्म के सानियात होते हैं तो उसकी असम्बली में जब अरकान कौमी असम्बली जो कराची से ताल्लुक़ रखने हो, सूबा सिंध से या पंजाब से, उस पर उन्होंने अफसोस का इज़हार भी किया और वाक़े के मुतल्लिक़ निशानदेही भी की और वजूहात और या जो गफलत हुई है या जो भी कुछ है वो उन्होंने खुलकर इज़हार किया। तो ज़ाहिर अवामी जो अरकान कौमी असम्बली अवाम की तर्जुमानी करते हैं, पब्लिक का जो सेंटीमेंट होते हैं उसको फील करके वो बातचीत होती है। तो एक नुक्ते नज़र है, हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने 18वीं तरमीम के हवाले से बात की है, उस पर उसके अगेंस्ट में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब ने अपनी राय का इज़हार किया है। तो ये असेंबली का और डेमोक्रेसी का हुस्न है कि वो हर कोई नहीं, लेकिन खेलदास कोहिस्तानी साहब 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करना इस बात की जमानत है कि इस तरह के सानियात नहीं होंगे? पहली बात यह कि 18वीं तरमीम हम रोल बैक नहीं कर रहे हैं, उसमें NFC के हवाले सूबों को जो वसाइल है उसके हवाले से ज़रूर गुफ्तशनीस पहले भी होती रही है, बातचीत होती रही है, जिसको पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद किया था 27वीं तरमीम में भी। अभी भी हमारी जो हुकूमत है या हमारी जमात है उसमें ये जो है इसमें ज़ेर गौर है कि इस पे कहा किया जाए। तो क्या मुझे ये बताया जाए 18वीं तरमीम जो है, कोई भी तरामीम, उसमें अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश होती है जिससे मुल्क को फ़ायदा हो, मुल्क सूबे मजबूत हो, फेडरेशन मजबूत हो, तो ये कानून साजी करना या उस पर बात करना यही असल काम है। नहीं, तो उसमें अगर ये इस बड़े सानहे के मौके पर 18th अमेंडमेंट की बात उठी ना, तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि 18th अमेंडमेंट के अंदर छेड़छाड़ करने से, तब्दीलियां करने से क्या इस तरह के सानियात रूनुमा नहीं होंगे? देखें, असल बात जो की गई है वो उसको स्प्रिट को आप समझ नहीं रहे हैं। उनका ये कहना था ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का
कि जो थर्ड टियर है जिसमें बलदियाती निज़ाम है, अगर वो अपना काम, आप देखें, आग लगी, किसी का कसूर नहीं है, किसी हुकूमत, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, ये हादसात में कोई नहीं रोक सकता। मगर जब आग लगी उस वक्त फायर ब्रिगेड के पास पानी भी उस वक्त नहीं था, तो हो सकता था कि इतना नुकसान नहीं होता। तो उसकी जो काम है, जो बलदियाती इदारों का, उसकी नाकामी या जो दीगर इदारे हैं मुतल्लिका, उसमें नाकामी होती है। तो उस पर बात क्यों नहीं 18th अमेंडमेंट बलदियाती इदारों को कहाँ रोकती है? देखिए, एनएफसी के साथ तो जरूरी है कि पीएफसी बल्कि किया जाए, मजीद डिवॉल्व की जाए पावर्स, ताकि बलदियाती हुकूमतें मजबूत हों, उन्हें फंड्स मिल सकें। देखें, 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास वसाइल आ गए हैं। वजीर आजम के पास इतने इख्तियार नहीं जितने वजीर आला के पास है। अगर वजीर आला के इख्तियारात हैं तो वो इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचने चाहिए। हमारा मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान में एक जैसा यूनिफॉर्म बलदियाती निज़ाम, जिसको MQM ने पहले बिल पे पेश किया गया था, उसका जो है करने के हवाले से ये बात हुई है। जो 18वीं तरमीम के NFC के हवाले से जो सूबों को दिए गए वसाइल है, उसमें ज़रूर बात हो रही है, और ये आज नहीं हो रही है, इससे पहले, इस वाक़ये से पहले भी हो रही है, आइंदा भी होती रहेगी जब तक मुख्तलिफ लोगों की आरा है। उस आरा में अगर कोई इत्तफाक नहीं होता है तो मैं समझता हूँ फिर कोई तरमीम भी नहीं होगी। अगर इत्तफाक अगर कायल कर सकते हैं किसी सूबे को या किसी जमात को, तो हम ज़रूर उसमें बातचीत तो गोसावी साहब, क्या उसमें यही वो इख्तलाफ है जो 28वीं तरमीम को आने से रोके हुआ है? जी देखिए, 27वीं तरमीम में आपने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की जो एक्स पे पोस्ट है उसमें देखें, उसने उनकी CEC की इजलास हुआ था, उसमें बलदियाती जो बिल था MQM का, मगर उसको PMLN भी सपोर्ट करती है, उसको मुस्तरद किया गया था। और जो वसाइल सूबों के हवाले से उस पर भी पीपल्स पार्टी कायल नहीं हो सकी थी, ना अभी भी कायल नहीं हो सकी है। हमारी कोशिश ज़रूर है, मगर उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम एकतरफा कोई फैसला करने जा रहे हैं, एकतरफा फैसला करेंगे, इस तरह की कोई, जो भी इत्तेफाक राय जिस मामलात पे होगे तो वो हम काम करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी उस पर लचक का मुजाहरा कर सकती? पीपल्स पार्टी का तो स्टैंड बड़ा ही क्लियर और बड़ा सख्त है इस पर। देखिए, डेमोक्रेसी में डायलॉग होता है, डायलॉग में कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है। अगर पीपल्स पार्टी कायल नहीं होगी तो हम नहीं कर सकेंगे। हमारे पास इतने नंबर्स नहीं है कि हम कोई भी तरामीम लाएं और हम खुद कर सकते हैं। हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, हम जो इसमें हम खुल के बात कर रहे हैं, हमारे अराकीन ने बात की है। और आपको मैं ये भी बताऊं, जो जिस दिन 27वीं तरमीम हो गई थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने भी इसका दिया था। वज़ीर आज़म साहब ने बिलावल साहब को मुखातब करते हुए कहा था। मगर ये मैं आपको ज़रूर बताऊं, जब तक पीपल्स पार्टी इत्तफाक नहीं होगा, कोई एकतरफा फैसला हम नहीं कर रहे। बाकी कोई भी अराकीन, अगर सिंध के हो, पंजाब के हो, KP के, कोई भी कौमी असम्बली का मेंबर अपनी आरा ज़ाती राय देता है, ये उसका हक है। इस पे इतना बड़ा शोर करना या इतना गुस्सा करना, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की और बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर है जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि कंसेंसस डेवलप किया जाए, डिबेट हो, और उसके बाद जो इज्तमाइयत है वो पनपे। मैं अगर जान सकूं कि आज गज़ा पीस बोर्ड पे बाकायदा तौर पर दस्तखत कर दिए, मेंबर बन गया है पाकिस्तान, बताया तो ये गया था कि इस मामले के ऊपर भी डिबेट होगी, इसको भी पार्लियामान में लाया जाएगा, इस पर भी डिस्कशन होगी और उसके बाद फैसला होगा। तो ये फैसला वज़ीर आज़म साहब ने किससे पूछ के किया सर? देखें, बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म मुंतखब वज़ीर आज़म है इस मुल्क का, और ये जो पाकिस्तान को दावत मिली प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से और पाकिस्तान की शमूलियत, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है गज़ा में अमन के लिए, फ़लस्तीनियों का, जहाँ पे बेगुनाह लोगों का खून बह रहा था, एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका था, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत नहीं सर, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर कोई डिस्कशन, कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए थी। और फिर किन शराइत के तहत ये हुआ है, इसका फ्रेमवर्क क्या है, ये तो बहुत मुबहम है। आपको क्लियर है कि क्या होने क्या जा रहा है सर? और जो पहला फेज था इन पर्टिकुलर, उसके ऊपर तो वज़ीर आज़म साहब ने आके बताया था कि जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान गए थे,
जो वहां पर कमिटमेंट हुई थी उस कमिटमेंट से फिर गए, उसी की अब ये दूसरा फेज है। यानी बावजूद इसके कि हमें रियलाइजेशन है कि हमारे मुताबिक, हमारी उमंगों के मुताबिक फैसले नहीं हुए, बात नहीं हुई, फिर भी हम उसके दूसरे फेज के अंदर इवन मोर इंटेंस दस्तखत करके मेंबर बन गए। सर देखें, इसमें दीगर इस्लामी ममालिक शामिल है, टर्की भी है, बाकी ममालिक हैं, और भी लोग ममालिक जो है शामिल होना चाह रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़, कश्मीर हो या फ़लस्तीन, वाज़ेह मौक़िफ़ है। पाकिस्तान आज भी उस मौक़िफ़ पे खड़ा है। ये ज़रूर है कि जो इस पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी हासिल हुई है जहाँ पे ये गज़ा में अमन के लिए पीस बोर्ड में शमूलियत है, इसमें तमाम इस्लामी और दुनिया के सुपर पावर जहाँ मौजूद हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की मौजूदगी, मकसद एजेंडा एक ही है कि गज़ा में अमन हो और उनको अपनी हाकमियत, हक़ खुदराजत उनको मिले, और उनके उस मौक़े पे हम कायम आज हैं। हम ऐसे बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बन गए जिसका मेंबर इजराइल तो है, यानी वो तो उसी को शेयर करेगा वहां पे, लेकिन उसका फ़लस्तीन मेंबर नहीं है। तो कैसे अमन की बात कर रहे हैं? देखें, पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल को ना तस्लीम किया है, ना ता क़यामत तक करेंगे। हम फ़लस्तीन के जो वतन है उनकी हक़ हाकमियत है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के काउंसिल के जो रोशनी में जो फैसले हम उस पर कायम थे, कायम हैं, कायम रहेंगे। और देखें, आप जब हमारे बच्चों का, बेटियों का, ख़वातीन का, बुज़ुर्गों का जो हज़ारों की तादाद में खून बह रहा था, पहली कोशिश जो हमारी हुकूमत की भी थी पूरी, मैं समझता हूँ उसमें कामयाबी हासिल हुई कि जंग बंदी हो, अमन हो, वहाँ पे बहाली उनकी हो। और पाकिस्तान, लेकिन जंग बंदी तो नहीं हो सकी सर। आज क्या फ़लस्तीनियों का खून नाहक नहीं बह रहा है? क्या आज जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ नहीं तोड़े जा रहे सेहूनी फोर्सेस की जानिब से? किस अमन की बात कर रहे हैं सर? हम यही कह रहे हैं कि वहाँ पे जंग बंदी हो, वहाँ पे ज़िंदगी बहाली हो, उनके वतन की जो उनका मौक़िफ़ है उनके मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हम उसी मौक़िफ़ पे कायम है। ये अगर कोई कोशिशें होती है दुनिया के, उसमें पाकिस्तान अलग नहीं रह सकता। पाकिस्तान सबके साथ बैठकर उसके गज़ा के अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं ये रंग लाएगी, और इंशाअल्लाह और जो फ़लस्तीनियों को अपना हक़ मिलेगा, उनकी जो हक़ खुदराजत है वो हासिल करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है कि अमन के लिए जो होने वाले फैसले हैं उसमें हमारी मौजूदगी। बोर्ड ऑफ पीस में सब हैं लेकिन स्टेक होल्डर नहीं है, फ़लस्तीन नहीं है सर। मैं दीगर इस्लामी ममालिक हैं जो फ़लस्तीनियों को साथ खड़े हैं, जो वहाँ पे अमन चाहते हैं, जो फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की तायद करते हैं, तो पाकिस्तान की मौजूदगी इस्लामी ममालिक, बरादर ममालिक स्टेक होल्डर ही नहीं है सर। इस्लामी ममालिक के होने से क्या मतलब? स्टेक होल्डर जो फ़लस्तीन है उसकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है उसमें। देखें, हम उनके अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं उनका खून बंद हो, खून जो बह रहा है, जो उनकी बहाली हो, जो उनका मौक़िफ़ है उसको तस्लीम किया जाए। ये जो आलमी लेवल पे ये भी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक ये हो रहा है, तो उसमें पाकिस्तान की मौजूदगी मैं समझता हूँ फ़लस्तीनियों की फ़ायदे का है इसमें। लास्टली सर, ये फैसला तो हमने ले लिया है, ये अच्छा ना होता कि सुपर पावर्स के कहने की बजाय हम पार्लियामेंट के अंदर भी इस मामले को लाके इस पर डिबेट या डिस्कस कर लेते हैं? देखें, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं या जो सवाल उठा रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हुकूमत की जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, ज़रूर पार्लियामेंट को पहले भी आगाह किया जाता है। जब भी कौमी फैसले होते हैं, इस किस्म के फैसले आए हैं, तो पाकिस्तान ने जो कदम उठाया उसमें पार्लियामेंट को ज़रूर बताया जाता है और आइंदा भी बताया जाएगा। तो हम पार्लियामेंट को एतमाद में ज़रूर लेंगे। मगर मैं आपको बताऊं, जो लोग ये कह रहे हैं कि तो अमन सबकी प्रायोरिटी है, पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ अमन हो, और सारी दुनिया के जो भी इस्लामी ममालिक वो भी अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसके नतायज बहुत हमें अच्छे की उम्मीद है, और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ और अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटाए। इल्दास कोस्तानी साहब, आई हैव टू टेक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वफाकी वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा